हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस आज मैं आपके साथ माफिया लॉर्ड का पार्ट 13 लेके आई हूँ। इससे पहले गाइस मैंने पार्ट 12 भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। पहले उस पार्ट को सुनिएगा, फिर आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी आप रणविन की स्टोरी नहीं लेके आ रहे या माई पर्वर्ट स्टूडेंट की स्टोरी नहीं लेके आ रहे हो। तो गाइस मैं ना उसे एक चाइनीज़ साइट से पढ़ा करती थी और वहाँ पर ना ट्रांसलेट हो जाता था इंग्लिश के अंदर। लेकिन ना अब वो चाइनीज़ जो साइट है ना, पता नहीं क्यों वो चल नहीं रही और ट्रांसलेट भी नहीं हो पा रहा। मैं उसे खोलती हूँ और मेरे पास है ना उसका लिंक भी पता नहीं मिसप्लेस हो गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर वो साइट ऑलरेडी काम कर जाए तो ठीक है, अगर नहीं करेगी तो गाइस मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अदर साइट पर उसकी ट्रांसलेशन इतनी बेकार है कि ये सारा कॉन्सेप्ट ही ख़राब कर रखा है उन्होंने। मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास वो जो लिंक था वो रिकवर हो जाए, क्योंकि वो वाली जो साइट है चाइनीज़, वो पता नहीं क्या हुआ है, वो अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। स्पेशली इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं कर पा रही है। उसमें सिर्फ आपको चाइनीज़ सिंप्लीफिकेशन वाली या ट्रेडिशनल वाली ही आपको दिखेगी, और मुझे चाइनीज़ पढ़नी नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा आप हौसला रखें। अगर वहाँ की साइट ठीक हो जाती है, अगर उस साइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो हमारा वेवोशन था ना, वो बहुत ज़्यादा शौक था यहाँ पर न्यू हेसेंग, और जो हमारे लहन शिचन थे वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद न्यू हेसेंग तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि आज उन लोगों की सुहागरात होने वाली थी। लहन शिचन उससे फ्लर्ट कर रहे थे। फिर वो सीधा न्यू हेसेंग को अपने रूम में ले जाते हैं। रूम में ले जाने के बाद उन दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। न्यू हेसेंग की पूरी जो आवाज़ें थी ना, वो यहाँ पर आसपास आ रही थी, जिसे सुनने के बाद लवांगची भी मन में सोच रहा था, ब्रदर मुझे नहीं पता था आप इतने ज़्यादा हॉर्नी होंगे, आपकी इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है और आप अपने ओमेगा पे बिल्कुल भी रैम नहीं खा रहे। वो इमेजिन करने लगता है कि जब वो इसी घर में वेवोशन के साथ था तो उनका टाइम कितना अच्छा बीतता था, किस तरह से वो पॉसेसिव होके वेवोशन को अपनी बाहों में ले लेता था। लवांगची को वो सारी यादें याद आ रही थी और उसका सच में मन कर रहा था कि वो सिर्फ एक बार वेवोशन को यहाँ लेके आए, उससे बातें करे, उसके साथ बैठे, उसे अपने दिल का हालचाल बताए। लेकिन खैर अब उसके पास सिर्फ दीवारें थी। यहाँ पर वो इतना इरिटेट हो जाता है कि जब जब उसके पास यहाँ पर कोई ना कोई किसी काम के लिए कुछ बताने आ रहा था, तो यहाँ पर वो सबको भगा देता है। वो मन में सोच रहा था कि मुझे वेवोशन को कैसे वापस लाना है। फिर वो उसे एक आइडिया आता है। एक बार पहले उसने बहुत पहले ना एक रोमांटिक मूवी देखी थी, और वहाँ पर एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे टेंट्रम्स करता है। और जब उसने वो मूवी देखी थी ना लवांगची ने, वो मन में सोचता है बुलशिट, ऐसी चीज़ें कभी होती भी हैं, कोई लड़का किसी को फ्लावर देके खुश कैसे कर सकता है। लेकिन इस बार उसके मन में आता है कि उसे अपने ओमेगा को फ्लावर देने चाहिए, अच्छी अच्छी खुशबू वाले फ्लावर देने चाहिए। फिर वो मन में सोचता है विंग को कौन सा फ्लावर पसंद होगा, उसे तो पता भी नहीं कि विंग को कौन सा फ्लावर पसंद है। तो वो सोचता है कि वो मिक्स फ्लावर का बुके बनवा लेगा। उसके बाद वो चॉकलेट्स में सोचने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि विंग को कैसी चॉकलेट पसंद होगी, डार्क चॉकलेट नहीं, विंग बहुत ज़्यादा स्वीट है तो उसे थोड़ी स्वीट सी चॉकलेट पसंद आएगी। फिर वो मन में सोचता है कि उसे कैसी चॉकलेट लेनी चाहिए, माइल्ड, कड़वी या कैसी। फिर वो कहता है नहीं, विंग काफ़ी क्यूट है, काफ़ी अच्छा है, उसे दूध वाली चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए वो विंग के लिए मिल्की बार भी खरीद लेता है, और कुछ ऐसी चॉकलेट जैसे कि सिल्क वाली कैरेमल टाइप्स में खरीदता है, जिसे खाने के बाद बंदे का मूड ठीक हो जाता है। और वो जानता है कि ओमेगा लड़की हो या लड़का, दोनों के मूड को ठीक करना है तो उसे सिल्क कैरेमल वाली देनी चाहिए, जिसे खाकर उसे और भी ज़्यादा मज़ा आए। यहाँ पर फिर वो मन में सोचता है कि उसे और क्या करना चाहिए। तो उसके सामने ना एक नई बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन चॉकलेट आई होती है। वो यहाँ पर अपने गार्ड से पूछता है ये चॉकलेट किसके लिए है। तो उसके गार्ड बताते हैं कि यंग मास्टर ने को ये वाली चॉकलेट्स बहुत पसंद है, जो कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई हैं। इन चॉकलेट्स का नाम है टिम टैम, और ये बहुत टेस्टी होती हैं। ये ज़्यादा मीठी नहीं होती, क्रंची होती हैं, और इनकी क्रंच इतनी अच्छी लगती है कि जब कोई इंसान इसे खाता है ना तो वो खो जाता है। यहाँ पर लवांगची कहता है मेरे ब्रदर से कहना कि वो अपनी वाइफ के लिए अपने न्यू हेसेंग के लिए दोबारा से इन चॉकलेट्स का बंदोबस्त कर देंगे, फ़िलहाल के लिए ये मुझे चाहिए। और वो उन्हें लेता है। फिर वो मन में सोचता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो विंग उसकी याद में हर चीज़ पहन सके, क्योंकि फूल एक दिन मुरझा जाएंगे और जो चॉकलेट्स हैं वो खाने के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो रैपर तो कोई संभाल के रखेगा नहीं। तो वो मन में सोचता है कि मुझे ऐसी क्या चीज़ है जो गिफ्ट करना चाहिए वेवोशन को,
बहुत चीज़ें वो सोचता रहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसे गिफ्ट करनी चाहिए। फिर उसके मन में आता है, वो ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करता है कि अपने ओमेगा बॉयफ्रेंड को क्या चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए। तो उसके सामने ना एक पेंडेंट आता है। वो पेंडेंट बहुत यूनिक था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा पेंडेंट नहीं देखा था। उस पेंडेंट पे यहाँ पर मोर पंख बना हुआ था जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यहाँ पर वो सर्च करने लगता है कि मोर पंख क्या होता है। तो उसे पता चलता है कि मोर पंख जो है वो पवित्रता की निशानी होती है और मोर पंख जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट चीज़ों के लिए भी माना जाता है। और वो मन में चाहता था कि उसके और ओमेगा के बीच का जो रिलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट होना चाहिए। इसलिए वो उस क्यूट से मोर पंख जैसे डिज़ाइन की यहाँ पर गोल्ड में एक चेन और पेंडेंट मंगवा लेता है। वो उस पेंडेंट को, जो कि मोरपंख जैसा दिख रहा था, बहुत क्यूट था, वो सोचता है कि मैं इसे विभूषण को गिफ्ट करूँगा क्योंकि मेरे लिए वो इंसान सबसे ज़्यादा पवित्र है, मेरे लिए वो इंसान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। फिर वो मन में सोचता है कि अगर मैं ये सारे गिफ्ट लेकर विभूषण के सामने गया तो वो पक्का इन गिफ्ट्स को ना फेंक देगा। फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, किसके थ्रू ये सारे गिफ्ट्स ना विभूषण को दिलवाऊं। फिर उसे याद आता है कि विभूषण ना कभी भी अपने क्लाइंट से, जो उसके क्लाइंट आते हैं, स्पेशली जो लेडी आती हैं, ओल्ड लेडी या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे जब भी वो कोई गिफ्ट लेता है ना तो वो कभी मना नहीं करता। वो सबको पैसे देने से, चीज़ें देने से मना कर देता है, लेकिन जब कोई इसे प्यार से कुछ देता है ना तो विभूषण उसे बहुत संभाल के रखता है। तो वो क्या करता है, अगले दिन जब विभूषण अपने क्लिनिक में होता है ना तो क्लिनिक के बाहर जितने भी गरीब लोग थे ना लवांगची था, उन सभी को कुछ पैसे देता है और सबको कहता है कि आपको जब आप इलाज कराने जाएंगे ना तो आपको जो आपका डॉक्टर है उसे ये गिफ्ट देने हैं। यहाँ पर पहला मरीज़ आता है। वो मरीज़ यहाँ पर पहले तो विभूषण को बुके देता है। विभूषण हैरान हो जाता है कि ये इतना गरीब है और मेरे लिए बुके क्यों लेके आया है, लेकिन वो अपने पेशेंट के एफर्ट देख के काफ़ी खुश होता है। वो उस गरीब से पूछता है कि तुम ये बुके कहाँ से ले आए, ये तो बहुत खूबसूरत है और बहुत महंगा आया होगा। तो वो गरीब इंसान पहले तो कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, वो मेरा एक बगीचा है, मैं एक जगह काम करता हूँ बगीचे में, मैंने आज सुबह ही वहाँ से बहुत सारे फूल काटे थे तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब के लिए वो ले जाऊँ। यहाँ पर विभूषण कहता है, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, सच में। और ये पैकेजिंग, ये तो बिल्कुल बाहर जैसी लगती है। उस इंसान को समझ में नहीं आता तो वो कहता है, मेरी बेटी का ड्राइंग प्रोजेक्ट था और मेरी बेटी को देखना था कुछ आर्ट करके, तो उसने इस बुके को बना दिया, तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब के लिए ले आता हूँ। यहाँ पर विभूषण खुश हो जाता है और उसे अपने टेबल पर रख देता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। उसके बाद जब दूसरा पेशेंट अंदर जाता है तो वो यहाँ पर मिल्की बार जैसी चॉकलेट ले जाता है। विभूषण हैरान था कि ये इंसान मिल्की बार क्यों लेके आया है। तो वो कहता है, डॉक्टर साहब आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं और मुझे डायबिटीज़ है, मैं तो मिठाई नहीं खा सकता और चॉकलेट भी नहीं, इसलिए मैं ये चॉकलेट्स आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपकी मुस्कान हमेशा बनी रहे। विभूषण बड़े ही प्यार से उस गिफ्ट को भी ले लेता है और कहता है, थैंक यू, वैसे आज मेरा बर्थडे नहीं है। वो कहता है, मुझे पता, ये तो नहीं पता कि आपका बर्थडे है या नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि बस आप खुश रहें। फिर तीसरा बंदा अंदर आता है, वो सिल्क की चॉकलेट ले आता है। विभूषण हैरान था कि आखिर आज सारे उसे इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहे हैं। वो उस चॉकलेट को पहले तो मना करता है, लेकिन बड़े प्यार से देने की वजह से वो रख लेता है। तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है, बहुत क्यूट सी थी। उसने ना अपने हाथ में टिम टैम, जो कि नीहो सिंह ने ऑस्ट्रेलिया से चॉकलेट मंगवाई थी, वो ले रखी थी। और यहाँ पर ना वो चॉकलेट बार बार विभूषण के पास आके कहती है, डॉक्टर अंकल ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वो ना बहुत प्यारी सी बच्ची होती है जिसे मीठा खाना बहुत ज़्यादा मना था और उसको ना अक्सर डायलिसिस हुआ करता था, ब्लड चढ़ा करता था। और यहाँ पर सब जानते थे उस बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, वो लड़की को अगर खून नहीं चढ़ा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो विभूषण को जब वो चॉकलेट देती है ना, विभूषण बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सीधा अपनी कुर्सी से उठकर यहाँ पर उस बच्ची को कुर्सी पर बैठाता है और घुटनों के बल उसके पास बैठ के कहता है, मेरी लिटिल प्रिंसेस, तुम भी मेरे लिए चॉकलेट लाई हो, वैसे आज सबको क्या हो गया है। यहाँ पर वो कहती है, अंकल ये मैं नहीं लाई, ये ना मुझे एक और अंकल ने देने के लिए कहा है। वो बहुत छोटी होती है, नींव होती है, उसे नहीं पता कि क्या कहना है, इसलिए वो सच बता देती है। तभी विभूषण होता है, कौन, किसने दी है, कौन से अंकल ने। यहाँ पर वो कहती है, बाहर ना एक बहुत बड़े से अंकल हैं, वो ना सबको कह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाए। उन्होंने ही हम सबको कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं ताकि ये सारे गिफ्ट हम आपको दे सकें। ये फूल भी वो अंकल लेके आए हैं। यहाँ पर विभूषण हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये नीमिंग जो ने मेरे लिए किया है।
वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि नीमिंग जो उसका कितना ख्याल रखते हैं, स्पेशल फील कराने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो उस बच्ची के हाथ से चॉकलेट लेकर एक साइड रखता है, उसके गालों पे किस करता है और बाहर घूमने फिरने और देखने के लिए निकलता है कि उसके लिए एफर्ट कौन डाल रहा है। जैसे ही वो उस इंसान को देखता है ना, जो कि सबको पैसे बांट रहा था, वेवोशियन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सामने लवांगजी होता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नी मिंगजू कहाँ हैं? तो यहाँ पर लवांगजी कहता है, नी मिंगजू यहाँ क्यों होने लगे? वेवोशियन कहता है, तो वो सारे फूल तुमने मेरे लिए भेजे? तुम यहाँ पर लवांगजी घुटनों के बल एकदम से बैठ जाता है और अपने हाथ से उस तोहफे को खोलता है जहाँ पर पेंडेंट था और उस पर मोर पंख बना हुआ था। वांगजी यहाँ पर घुटनों पर बैठ के कहता है, विंग, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। विंग यहाँ पर एकदम से उस पेंडेंट को देखता है जो बहुत ब्यूटीफुल था। उसका हाथ उस पेंडेंट के लिए जा रहा था, लेकिन तभी विंग अपने हाथ को रोक कर कहता है, तुम मुझे यहाँ पर रिश्वत देने आए हो? लवांगजी को कुछ सोचता नहीं था। वो कहता है, नहीं, आज मेरा बर्थडे है और तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। विंग यहाँ पर कहता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम मुझे पैसे देने आए हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे पैसों से खरीद लोगे? यहाँ पर लवांगजी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी मेरे इलाज की फ़ीस नहीं दे पाया, लेकिन मैं एज अ गिफ्ट, एज अ जेस्चर ये तुम्हें देना चाहता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। लेकिन यहाँ पर विंग एकदम से कह देता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वांगजी कहता है, जब तक तुम ये गिफ्ट नहीं लोगे ना, तब तक मैं यहाँ घुटनों पे बैठा रहूँगा। और वांगजी वहाँ पर घुटनों पे ही बैठा रहता है। विंग एक एक करके अपने सारे पेशेंट्स को अटेंड करता है और उसके बाद लंच में बाहर खाने के लिए निकलता है। जैसे ही वो बाहर खाने के लिए आता है, वो देखता है कि लवांगजी अभी भी घुटनों पे बैठा हुआ है और उसके हाथ में वो पेंडेंट भी है। यहाँ पर विंग आसपास देखता है और कहता है, तुम यहाँ से गए नहीं? वांगजी, जिसकी टांगें अभी दर्द कर रही थी, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम जब तक मेरा गिफ्ट नहीं लोगे मैं नहीं जाने वाला। यहाँ पर वेवोशियन कहता है, तो देखते हैं तुम कब तक यहाँ पर टिके रहोगे। वांगजी, जिसके घुटने सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, वांगजी उसी पोजीशन में बहुत देर तक बैठा रहता है। उसकी टांगें भी अकड़ जाती हैं। फिर वो वहाँ पर चौकड़ी मार के बैठ जाता है, लेकिन वो वहाँ से उठता नहीं। विंग शाम तक अपने पेशेंट्स को अटेंड करा था। नी मिंगजू का उसे टेक्स्ट आ गया था कि आज वो किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। विंग जब सारी चीज़ों को अटेंड कर कर बाहर निकलता है, वो देखता है लवांगजी वहाँ पर एक साइड में बैठा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। यहाँ पर विंग उसके पास आता है और कहता है, हे जिद्दी, तुम अभी तक यहाँ पर हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, जब तक तुम ये गिफ्ट नहीं लोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। विंग देखता है कि वांगजी के जो पैंट थी इतनी देर घुटनों पर बैठने की वजह से फट गई थी और उसके बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ गए थे और खून भी निकल रहा था। विंग यहाँ पर वांगजी को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ। वो उसको ले लेता है उस गिफ्ट को और उसके बाद उसे अपनी जेब में रखने के बाद वांगजी को खड़ा करता है। वो वांगजी से कहता है, रुको, मैं अभी तुम्हारे इन घावों को ठीक कर देता हूँ। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर विंग फिर भी उसे पास की ही एक बेंच पे बैठाता है। उसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स लेके आता है। उसके घुटनों को और उसके पैरों के सारी चीज़ों को पहले साफ़ करता है और फिर बैंडेज कर रहा होता है। विंग उसे कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ घुटनों के बल बैठने की? तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ हो सकता था। और वैसे भी कितने लोग तुम्हें ढूंढने के लिए आते हैं, इस तरह से तुम पब्लिकली घूमोगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। वांगजी कहता है, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो मुझे जीने का शौक़ भी नहीं है, मैं क्या करूँ जी के? और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो वैसे भी उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? विंग कहता है, मुझे फ़र्क हाँ, मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पर वो जानबूझकर वांगजी के उस चोट को दुखा देता है। तो वांगजी कहता है, इतनी तेज़ क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे फ़र्क पड़े ना पड़े, तुम्हारे घर वालों को फ़र्क पड़ेगा, उनके लिए जीना सीखो। वांगजी कहता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा विंग यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांगजी अपनी जेब के पीछे वाली साइड से एक पिस्टल निकालता है और पिस्टल को ऑन करके सीधा अपने सिर पे रख लेता है और कहता है, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा तो देखते हैं तुम्हें फ़र्क पड़ेगा या नहीं। विंग जैसे ही ऊपर देखता है वो डर जाता है और वो कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, मैं खुद की जान लेकर देख रहा हूँ, पता चल जाएगा ना प्रैक्टिकली तुम्हें फ़र्क पड़ता है या नहीं। विंग कहता है, इसे नीचे रखो, तुम पागल हो क्या? तुम बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, 1 महीने तक तुम्हारे आगे पीछे रहा था, तब तुम कितनी जल्दी खुद को ठीक करना चाहते थे और आज तुम खुद की जान कैसे ले सकते हो? तुम्हें पता है कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए ना जाने रोज़मर्रा क्या क्या करते हैं? वांगजी कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं बिता सकता तो मुझे नहीं जीना। मैं किसके लिए जीऊँ? सिर्फ लोगों से बच के भागने के लिए? यहाँ पर विंग कहता है, इस पिस्टल को नीचे रखो वांगजी। मैंने कहा इस पिस्टल को नीचे रखो। वांगजी यहाँ पर
अपने लिए बिल्कुल ट्रिगर दबाने वाला था कि विंग एकदम से रोते हुए कहता है आई लव यू। यहाँ पर वांग जी शांत हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने। विंग कहता है रोते रोते आई लव यू, मैं तुम्हें कहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ इस पिस्टल को नीचे रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम्हें खुद की जान देने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ वांग जी इसे नीचे रखो। यहाँ पर वांग जी कहता है ठीक है, वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया था विंग, इसमें गोलियां नहीं हैं, मैंने पहले ही गोलियां निकाल ली थी। विंग जो कि हैरान हो जाता है वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलते हो, मैं जा रहा हूँ, दोबारा अगर तुम यहाँ आ गए और तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखा दी तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूँगा। यहाँ पर जैसे ही वेवुशन उधर से गुस्से में जा रहा होता है तो वांग जी पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है विंग विंग, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ मजाक कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें सच में बहुत कुछ करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है जाने दो मुझे। वांग जी कहता है नहीं जाने दूंगा। विंग कहता है जाने दो वरना ठीक नहीं होगा। वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लग जाता है। दोनों बहुत देर तक ना किस करते रहते हैं। विंग पहले तो झटपटा रहा था, उससे बिल्कुल पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वांग जी उसके लिप्स को अपने लिप्स से रख कर, यहाँ पर विंग की आंखों से आंसू गिर गए थे क्योंकि वो बहुत देर से ना अपने गुस्से को अपने प्यार को सप्रेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो आंसू नहीं रोक पाता। फिर वो धीरे धीरे जहाँ पर वो वांग जी से लड़ रहा था कि मुझे छोड़ो, वो धीरे धीरे अपने हाथों से वांग जी के सिर को पकड़ता है, उसके चीक्स को पकड़ता है और डीप किस उससे करने लगता है। दोनों इसी तरह से ही वहाँ पर डीप किस करते रहते हैं और बहुत देर डीप किस करने के बाद विंग पीछे होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो दोनों अभी क्या कर रहे थे। वो सीधा यहाँ से वांग जी को कहता है दोबारा मुझे दिखे ना तो मैं पुलिस को बुला दूँगा, जल्दी यहाँ से जाओ और मुझे यहाँ पर बंद भी करना है। वो अपने जैसे ही पूरे क्लिनिक को लॉक कर देता है ना, उसके बाद वांग जी उसके हाथों में हाथ ज़बरदस्ती डालता है और कहता है चलो मेरी गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है, तुम्हें गाड़ी से नहीं जाना, हम पैदल चल लेंगे। विंग कहता है नहीं, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। वांग जी कहता है अगर तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर चलते हुए मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। विंग कहता है शेमलेस। और यहाँ पर वो वांग जी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वांग जी उसे घर के बाहर छोड़ता है। वो अपनी गाड़ी से उतरने ही वाला था कि वांग जी ने जानबूझकर सारे गेट्स को लॉक कर दिया था और उसे कहता है पहले मुझे पप्पी करो, अगर तुम मुझे चिकिस नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। विंग कहता है बदतमीजी मत करो, मुझे जाने दो। विंग की गाड़ी में यहाँ पर वांग जी ने सारा सामान, जितने भी बुके चॉकलेट्स थी वो ऑलरेडी रखवा दी थी और यहाँ पर वो जानबूझकर विंग को कहता है मुझे जल्दी से चीक्स पे किस करो। बेचारे आपस में लड़ते रहते हैं और आधे घंटे तक यूं ही बैठा रहता है विंग। फिर वो हार कर यहाँ पर वांग जी के चीक्स पे किस करता है और वांग जी उसे सारा सामान देता है और कहता है याद रखना मैं तुम्हें डेट नहीं सीधा तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर विंग कहता है मैं नीमिंगजो को कमिटमेंट दे चुका हूँ, मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता और तुम जो मुझसे करवा रहे हो ये धोखा है, मुझे इस तरह से पसंद नहीं। वांग जी कहता है मैं नीमिंगजो से बात कर लूँगा अगर तुम चाहो तो। विंग कहता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैंने कह दिया ना, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। और यहाँ पर वो जानबूझकर गाड़ी को बंद करके आगे भागा भागा चला जाता है। वांग जी कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ प्यार तो तुम मुझसे ही करते हो विंग, और शादी भी तुम मुझसे ही करोगे, बस नीमिंगजो को कैसे समझाना होगा, वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे लिए मुझे 1000 लोगों के भी दिल तोड़ने पड़े तो तोड़ने होंगे। गाइस यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखते हैं नीमिंगजो और वेवुशन की केमिस्ट्री कैसी रहेगी जब नीमिंगजो को पता चलेगा कि वेवुशन ने उसके साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।